हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटेक एजुकेशन पर। तो अभी जो कई बार कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एरिगेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है, जिससे और भी तैयारी बूस्टअप हो जाए। तो आज आपके लिए खास है और एरिगेशन का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को देख के जाएंगे जिससे आप एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर आज की स्टार्टिंग होगी एरिगेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। जैसे आप सबको हमने जो ऑफलाइन पढ़े हैं उनको पता है, ऑफलाइन में पूरा कंप्लीट करा दिया गया था। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही थी, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए जिससे हम क्या कर सके और अच्छे से चीज़ों को रिवीजन कर लें। ये टाइम बहुत कम बचा है, तो जो मेन मेन जो क्वेश्चन है वो बता देंगे। और जो हमसे पढ़े थे वो जानते हैं कि पूरा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा होता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तीसरा आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और कैचमेंट एरिया, रन ऑफ, मेथड ऑफ इरिगेशन, कैनाल, ट्यूबवेल, डैम। उसके बाद कैनाल हेड वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, डिफिनेशन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क और वाटर लॉगिंग। तो ये टोटल हमारे 12 सब्जेक्ट हैं। तो इन मतलब सॉरी, ये टोटल 12 हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो मेन मेन क्वेश्चन होगा उसकी बात हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये 2022 के पेपर है। तो 2022 के पेपर में क्या पूछा था, स्पिलवे, जल संचयन के टेक्निक कौन कौन हो, ये चीज़ें भी बाद में हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे टॉपिक वाइज, चलेंगे पहले टॉपिक से। तो जो पहले टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसकी बात हम पहले करेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक्स कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। 2022 के पेपर ही चल रहा है। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन सिस्टम में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमारा आता है, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई का मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताएंगे जिससे आप कर सकते हैं। जैसे पूछेगा सिंचाई से आप क्या समझते हैं और सिंचाई क्यों किया जाता है। सिंचाई का मतलब क्या होता है, फसलों को वृद्धि करने के लिए क्या होता है, हमें सिंचाई करना पड़ता है। अगर हम फसलों को पानी नहीं देंगे तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। अब आप फसलों को जो सिंचाई करेंगे तो कुछ न कुछ माध्यम से करेंगे, ड्रेन बनाकर करेंगे, या फिर पानी को एक स्थान दूसरे स्थान लाने के लिए कैनाल बनाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंचाई। लिखा है सिंचाई शब्द के अंतर्गत वे सब कार्य प्रणाली और क्रियाएं सम्मिलित है जो फसल को उगाने के लिए भूमि को कृत्रिम रूप से उपलब्ध करा जाते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है आप पानी ट्यूबवेल के रूप में दे रहे हैं, मतलब ट्यूबवेल से पानी लाकर खेतों में दे रहे हैं, हो सकता है कैनाल से आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा, मोटे तौर पर पानी का संचय और संरक्षण के स्रोत से नीचे जाने वाली पानी तक ले जाना और खेत का वितरण सिंचाई करना आता है। मतलब हम क्या करें, पानी को एक स्थान से पानी लाएं और खेत तक क्या किए दिए, ठीक है। इससे होता क्या है, हमारे पौधों की वृद्धि क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर एग्जाम ये पूछेगा सिंचाई क्या होता है, सिंचाई क्यों किया जाता है, तो आप कर लेंगे। अब देखिए, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। जैसे सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे आप जानते होंगे रेन फॉल जिसे बोलते हैं वर्षा। जैसे आप ये देखते होंगे कि वर्षा पूरे 12 माह तो होते नहीं है, 2-3 माह वर्षा होते हैं, उसके बाद जो हमारे 9-10 महीने वो बारिश नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कृत्रिम कुछ टेक्निक अपनाते हैं। कृत्रिम टेक्निक में मतलब क्या क्या होगा, जैसे ट्यूबवेल बना दें, कैनाल बना दें,
या डैम बनाकर पानी को रोक दें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फसलों को पानी दे सकें। तो वही होता है जैसे लिखा है कि वर्षा का अनिश्चित, अनिर्दिष्ट और असमय वर्षा होने के कारण फसलों के पानी उनकी आवश्यकता का अनुरूप करने के लिए कृत्रिम पानी देने की अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चाहे इस टेक्निक को करिए जैसे हमने बोला, उसको भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है उचित जल प्रबंधन का भाग। जैसे आप देखते होंगे कि अगर बारिश हुई, ठीक है, तो पानी का कहीं स्टोरेज नहीं हो पाता है। जब पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता है तो भी हम क्या करेंगे, अगर पानी कहीं स्टोरेज नहीं है तो हम खेतों तक पानी कहाँ पहुँचा पाएंगे, नहीं पहुँचा पाएंगे। ठीक है, नई कृषि तकनीक और बहुफसली प्रणाली। जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि खेतों में काफ़ी हम कई टाइप के फसल लगातार बो रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हर एक फसल के लिए अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती। देखिए हम इन चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं, बस चीज़ों को समझा रहे हैं जिससे आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक, अगर हम चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने बोल रहे हैं बस आप उस पॉइंट को लिखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा और सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यही चीज़ इसमें लिखा है। शुष्क खेती में सिंचाई। जैसे शुष्क खेती में तकनीक में उन्नतीकरण, इसमें फसल के विशेष विशेष फसल देने के लिए जल संचयन इकट्ठा करके उचित पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए गर्मी की टाइम चल रहा, और गर्मी के टाइम पर होता क्या है कि पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो पाता। जब पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, पानी कहीं न कहीं से लाते हैं, चाहे वो नदियों से लेकर आएँ, चाहे नहरों से लेकर आएँ, या फिर कहीं तालाब से लेकर आएँ। जब पानी हमारा कहीं स्टोर हो जाएगा तभी तो लाएंगे ना। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में सिंचाई विकास के इतिहास का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, जो खेतों की सिंचाई होती थी वो नदियों के द्वारा हुआ करता था। जबकि दिक्कत क्या होती थी, या वर्षा के कारण मेन जो होता था वो वर्षा ही ज़्यादा उस समय हुआ करता था। बारिश होती थी तो फसलें हुआ, मतलब फसलों को बोया जाता था। फिर कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि जो फसल होते थे वो एक लॉन्ग टाइम तक क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए आज बारिश हुई, फिर 20 दिन बारिश है, 1 महीने बाद बारिश नहीं हुई, तो फसल हमारे क्या हो जाते थे, सूख जाते थे। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ टेक्निक अपनाया, कुछ टेक्निकल टेक्निक अपनाया। ठीक है, जिससे क्या हो सके हम पानी को रोकें और रोक कर फिर क्या करें, सिंचाई करें। तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, अगर अपने आप दादा वादा से पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, खेतों को सिंचाई करना बहुत टफ हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होते थे, ये ट्यूबवेल ये कैनाल नहीं हुआ करते थे। तो होते क्या थे उस समय रहट हुआ करता था। रहट से क्या होता था कि दो बैल होते थे और वो कुएं के, मतलब जो दो बैल होते थे और बैल क्या करता था, बैल को एक कुएं के पास बांधा जाता था और साथ साथ उसमें एक बड़ा सा ड्रम जो कुएं के अंदर डाल देते थे। और जैसे जैसे हमारे क्या होते थे, चलते थे कौन, जैसे जैसे हमारे बैल चलते थे वैसे जो ड्रम हुआ करता था वो ऊपर आता था। ऊपर आने के बाद क्या होता था, वो खेते तक जो नाली बनाते थे उसमें छोड़ देते थे। ठीक है, ये क्या होता था, ये बहुत टफ हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अगर हमें मान लीजिए कि अगर 1 बीघे खेत को सिंचाई करना है तो पता चलता था कि हमें 3 दिन या 4 दिन लग जाता था, जिससे हमारी आधी फसल तो वैसे सूख जाती थी। ठीक है, जबकि अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, काफ़ी टेक्निक अपना कर हम दूर कर दिए। कैसे? डैम बनाकर, डैम बना दिए, पानी को रोक दिए, फिर कैनाल बना दिए, जिससे सिंचाई आज के समय में बढ़ गई। उसके साथ साथ ट्यूबवेल बना दिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें लिखने हैं। अब आता है सिंचाई की दीर्घ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई की दीर्घ, मध्यम और लघु। देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, कितना लैंड है कि 10,000 से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, दीर्घ सिंचाई या मेजर इरिगेशन। अगर वही चीज़ 2,000 से लेकर 10,000 है तो मध्यम सिंचाई। लघु सिंचाई अगर 2,000 से कम है तो उसे क्या कहेंगे, लघु सिंचाई। सिंपल, क्लियर। पहला टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट होगा। 3 या 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, बस वही चीज़ लिखना है। दूसरा क्या होता है, फसलों की मांग। अब देखिएगा फसलों की मांग में क्या होता है। अब देखिएगा जैसे मृदाओं का वर्गीकरण समझाइए। मृदाओं का वर्गीकरण, जैसे रचना के अनुसार मृदा का वर्गीकरण। जलोढ़ या एलुवियल, जैसे जो प्रयागराज से होंगे वो जानते होंगे, या फिर जो यूपी से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ तक यहाँ यहाँ पर जो मिट्टियाँ होती हैं वह ज़्यादातर एलुवियल सॉइल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है कि इस मृदा में सैंड सिल्ट और क्ले मिश्रण होता है और यह बाढ़ या बहती नदियों द्वारा मैदानों व डेल्टा पर आकर एकत्रित होती रहती हैं।
भारत में इनको सिंधु गंगा जलोढ़ भी कहा जाता है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा मैदान में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, इनमें जो भी उपजाऊ मतलब जो भी फसल बोते हैं तो उसमें उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे इसमें चना, मक्का, ज्वार, दाल, कपास, तंबाकू आदि ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है हमारी लाल मृदा। ठीक है, जिसे बोलते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल कहाँ मिलता है, जैसे कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पर हमारा रेड सॉइल पाया जाता है। रेड सॉइल में क्या होता है, यहाँ पर जो रेड सॉइल बनी होती है ग्रेनाइट या नीस तथा अन्य चट्टानों में, जिसमें होता क्या है कि ये एक सॉइल ही होती है। इस सॉइल में क्या होता है, लोहा और मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहा की मात्रा ज़्यादा होने से होता क्या है कि जो हमारी सॉइल है वो रेड कलर की हो जाती है, जिससे क्या बोलते हैं, लाल मृदा। ठीक है, इसको मूरम के नाम से भी जाना जाता है। रेड सॉइल को किसके नाम जानते हैं, मूरम के नाम से जाना जाता है। लोह ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा के कारण इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। और कहाँ कहाँ पाया था ये बता ही दिए। अब देखिए कौन कौन सी फसल इसमें बोते हैं, जैसे धान, मक्का, तंबाकू, मूंगफली ये। अब आते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल जैसे हम बात करते हैं कपड़े के लिए, ठीक है, कॉटन के लिए, तो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में ही उगाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु भागों में पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है ये आर्जिलिशियस होती है, मतलब अगर इस पर थोड़ा सा अगर बारिश हो जाएगा तुरंत ही गीला हो जाएगा, अगर बारिश ना हो गए तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। मतलब इसमें क्या होती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज वाली, मतलब ये क्या होगा, तुरंत हार्ड होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस टाइप के सॉइल होती है। कौन सी, ब्लैक सॉइल। इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। यह सूक्ष्म वाली अत्यंत मृदा होती है और पानी के संपर्क आने पर उन्होंने बताया था कि इसका व्यवहार डिफरेंट हो जाता है। अगला आता है खारी या क्षारी मृदा। इस मृदा के समूह में जो हमारे लवणी होते हैं, क्षारी लवण होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये खेतों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, इसे कल्लड़ भूमि भी कहते हैं और ये पाए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, जंगली। जैसे अगर हमारा कोई वन था, वन को हमने काट दिया, ठीक है, वन हमारे जो पेड़ पौधे थे वो खत्म हो गए हैं, अब वहां पर जो सॉइल पाई जाती है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा क्या बोलते हैं, डिजर्ट सॉइल। जैसे अगर आप कभी राजस्थान जाइए तो राजस्थान में होता क्या, वहां पर ज़्यादातर डिजर्ट है, मतलब जो हमारी सिल्टी टाइप की जो होती है मृदा वो पाई जाती है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जैसे इसमें तैली बीज नारियल की खेती की जाती है। ठीक है, ये राजस्थान, हरियाणा कुछ भागों में। अब आता है पीट या मार्सी सॉइल। जैसे हमारा कोई एरिया है दलदली वाला एरिया, तो दलदली वाले एरिया में जो हमारी मृदा होती है उसे बोलते हैं पीट या मार्सी सॉइल होता है। अब आते हैं आगे कड़ों के आधार पर। कड़ों के आधार पर एक आता है हमारा मटियार मृदा। मटियार मृदा क्या होता है, इसमें चिकनी मिट्टी, तो जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले, उसकी परसेंटेज 35-40% होती है और ये हैवी लोड हैवी सॉइल भी कहलाती है। कौन सी, हमारी मटियार मृदा। अब आता है दोमड़ मृदा। दोमड़ मृदा क्या होता है, इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा जो होती है 25 से 30% होती है। ठीक है, और जल संचयन में ये अच्छा होता है। बहुत डिटेल नहीं लिखना, केवल मेन मेन पॉइंट। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं बलुआर मृदा, जैसे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होता है, चिकनी मिट्टी की मात्रा 5% होती है। और देखिए जैसे अगर हमें आलू की खेती करना हो, ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत अच्छा होता है। या फिर खरबूजा, तरबूज ये सब बोलना हो तो हमारे जो सैंडी सॉइल है वो ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो वनस्पति या फिर कार्बनिक कोई हमारे पेड़ पौधे हैं तो वो जब हमारे क्या होते हैं, सड़ते हैं, तो उसमें जो सॉइल होती है बनती है उसे बोलते हैं ह्यूमस सॉइल बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए आधार के आधार पर, आयु के आधार पर, एक होता है हमारा खादर, एक होता है बांगर। जैसे ऐसी मृदाएं, ठीक है, ऐसी मृदाएं जो नई नई बनी हुई हो और जिसमें उपजाऊ क्षमता ज्यादा होती है उसे बोलते हैं खादर। एक ऐसी मृदा जिनकी उपजाऊ क्षमता लगभग लगभग खत्म से हो चुकी है उसे बोलते हैं बागर। जैसे इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, क्या, कंकड़ मिले होते हैं। अब आगे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा में जल किस प्रकार विद्यमान होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अगर हम कोई एक सॉइल का स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे नीचे हमारी क्या होती है,
अगर एक सॉइल को अगर हमने उस फॉर्म को हमने एज्यूम करते हैं तो सबसे नीचे को बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये अनअवेलेबल वाटर, मतलब ये वाटर अनअवेलेबल होता है। उसके ऊपर हमारा जो ये पॉइंट होता है उसे बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अभी सब बताएंगे। यहाँ से लेकर अवेलेबल वाटर हो जाएगा, और ऊपर क्या होता है, सरप्लस वाटर होता है। और ऊपर वालों को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, फिर हमारा कैपिलरी वाटर, फिर हाइड्रो। अब होता है क्या इनके बारे में देखिए। जैसे हमारा ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे सॉइल है, सॉइल के ऊपर कुछ वाटर रहती है। ठीक है, अब वो वाटर क्या होता है, जैसे कि अगर कोई हमारा कोई नाली है, नाली से हम क्या करें, किसी खेत की सिंचाई कर रहे हैं, तो आप देखिएगा जो पानी होता है वो ऊपर कुछ कुछ रहता है, तो वो क्या करता है, वो बहता चला जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। अभी वो सॉइल के अंदर नहीं गया है। अब देखिएगा दूसरा आता है केसकी बल, केसकी जल। ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो केसकी जल है ये ले जाएगा सॉइल के अंदर, फिर क्या करेगा, जो प्लांट होगा उस प्लांट को केसका की तरह फिर ऊपर लाकर ये देगा, जिससे प्लांट का वृद्धि हो सके। तो ये भी बोल सकते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए जो केसकी जल होता है वो इम्पोर्टेंट हो। तो ये डायग्राम बनाइएगा, ये दो तीन तीन पॉइंट आप लिखते चले जाइएगा। अब आता है अगला पॉइंट आता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या आता है, अगर ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर ऐसे वाटर कहते हैं, अगर हमारी कोई सॉइल है, अगर उस सॉइल को हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दें, मतलब 105 से 110 टेम्परेचर दे दें, तो सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। ये डायग्राम बनाइएगा, ये लिख लीजिए। अगला जैसे बात है फसलों के लिए अनुकूल पानी की आवश्यकता। फसलों के लिए अनुकूल क्या होता है, जैसे एक हम बात करते हैं, अभी वहां पर भी बात आया था कि विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। देखिए विल्टिंग मतलब क्या होता है, पौधे का मुरझा जाना। जैसे आज के टाइम पर गर्मी चल रही है, और अगर आप कोई प्लांट अगर आपके घर में होगा, तो जैसे आज अभी सुबह आपने पानी दे दी, ठीक है, फिर देखते हैं शाम तक वो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी आपने वाटर दिया था वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, जिससे वो क्या हो गया, मुरझा। इसे बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर देखिए ये कुछ टाइम के लिए होगा, अगर ये कुछ टाइम के लिए होगा, किसे टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने आज पानी दिया, आप 10 दिन तक आप देख ही नहीं रहे हैं, तो ये आपके लगातार आप देख रहे हैं कि वो पौधा मुरझाते चला जा रहा है, तो इसे बोलते हैं क्या, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी परमानेंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए हो, विल्टिंग मतलब मुरझा जाना। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहां से वाटर वेपराइज हो जाता है। बस इतना लिख लेंगे, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे अगर आप किसी प्लांट को देखते हैं, जब आप वाटर देते रहते हैं तो उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है। जैसे अगर आपने वाटर देना कम कर दिया, वैसे वैसे जो पौधा होगा वो मुरझाने लगेगा। जब मुरझाने लगेगा, तो अगर वो लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है, एक लंबे समय तक मुरझाया, तो उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। वही डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम है, जहाँ पर उसका जितना रिक्वायरमेंट था, अगर उतना हमें वाटर मिल गया तो उसे बोलते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला, चलते हैं, फिर आता है सिंचाई जल के प्रकार। सिंचाई जल के प्रकार, जैसे पौधे की उत्पत्ति और बढ़ोतरी के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब एक आता है जो ये बनाते हैं पौधे अपना भोजन, जो आता है पानी, वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी आता है। जैसे अभी इन्होंने बताया था, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर हमने जिक्र किया। ठीक है, सिंचाई जल के लिए अतिरिक्त कार्य क्या होते हैं, जैसे इनका मेन मेन काम क्या होता है कि अगर अगर हमने खेत की सिंचाई किया है तो भी तो जुताई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी हमारी कोई खेत है जहाँ पर हमने क्या किया है, खेत हमारी पूरी तरह सूख गई है और हमने पानी लंबे टाइम तक दिया नहीं है, तो वहाँ पर आप जुताई नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पौधे की बढ़ोतरी के लिए बता ही दिए, बैक्टीरिया नमी से अधिक गतिशील हो जाते हैं और सिंचाई द्वारा उपलब्ध होती है। पानी खेत के मिट्टी के तापक्रम को अनुकूल बनाए रहता है। जैसे अगर हम लगातार वाटर देते रहेंगे प्लांट को, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है उस खेत का। नहीं होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वो चीज़ें खराब होने लगती। मिट्टी में उपस्थित हानिकारक लवण पानी में घुलकर रिसन क्रिया से काफ़ी नीचे चले जाते हैं, सतही मृदा में इनकी सघनता कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं जैसे भारत के प्रमुख फसलों के नाम। फसलों के नाम आप लिख सकते हैं कि रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, जायद होता है। रबी फसल क्या होता है, ये अक्टूबर नवंबर बोई जाती है। यहाँ पर कई फसल के नाम दिए हैं, अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी है।
कौन कौन, जैसे चना, गेहूँ, ठीक है, मटर, ये होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं हमारे जायद की फसलें। जायद की फसलें कब होता है, ये हमारा अप्रैल और मई में बोई जाती है, जबकि हमारा क्या होता है जून जुलाई में काट लिया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, हनुमाना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आता है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होता है, ये जून जुलाई में बोई जाती है और हमारा सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे बाजरी बात करते हैं, धान की बात करते हैं, ये उसमें आता है, ठीक है। तो वही हो गया। जैसे यहाँ पर कई नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे चाय की, सरसों की, गन्ना की, तंबाकू की, मटर, यहाँ पर कुछ फसलों के नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिए उपभोग के आधार पर जैसे आता है फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, जो क्रॉप हम क्या करते हैं खेतों में बोते हैं और जो खाने के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं फूड क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, जो पैसे के लिए करते हैं, जैसे गन्ना, तंबाकू, चाय, ये क्या करते हैं हम पैसे के लिए क्या करते हैं खेत में बोते हैं, ठीक है। अब आता है उत्तर तथा मध्य भारत में फसलों के नाम, ये बता ही दिए, इनमें बहुत आपको नहीं जाना है। जैसे आ गया उत्तर भारत के फसलों के कितने मौसम होते हैं, तो आप बता सकते हैं। यहाँ क्या होता है, फसलों को बोना, पकना और काटना सभी मौसम पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लगातार 12 महीने तक गर्मी रहे, जाहिर सी बात है अगर 12 महीने गर्मी है तो यहाँ पर रबी वाली फसलें नहीं कर सकते, मतलब जो ठंडी की फसल है वो नहीं कर सकते। अगर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारे बारिश वाली थी या जो गर्मी वाली जो चीज़ें थी वो नहीं कर सकते, तो ये डिपेंडेंट होता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल बता दिए हैं, ठीक है। दीर्घकालीन ये क्या होता है, जो एक देखिए एक आता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक फसल बोया, ठीक है, अब फसल जैसे बोया तक दूसरे का भी पीरियड आ गया तो एक दूसरे को और ओवरलैप हो गया, मतलब हमने उस फसल को काटा नहीं है जबकि दूसरे को पीरियड स्टार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, देखते होंगे आप कभी के गांव में कि जैसे हमारा क्या होता है कि गेहूं की धान की कटाई होती है, तुरंत लोग आलू बो देते, आलू बोते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आलू को जल्दी लगाते हैं, जिससे क्या होता है वो दिसंबर या जनवरी तक आलू को खोद लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, दिसंबर या जनवरी में ही वो तुरंत गेहूं लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉटन, शुगर, देखिए ये सब जो चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर की बात करते हैं, शुगर 1.5 से 2 साल टाइम लगाता है। ये नहीं है जैसे कि हर हमारा 5 महीने 6 महीने में तैयार हो जाता है, ये लंबे टाइम तक हमारे क्या होते हैं क्रॉप होते हैं, ठीक। इसे लिखा है कि फरवरी मार्च से लेकर अगले वर्ष मार्च तक का समय लगता है, मतलब टोटल 1 साल तक हमारा पूरा समय लगता है। जैसे कि आप नॉर्मली गेहूं देखते होंगे 3 महीने में हो जाता है, धान 3 महीने में हो जाता है, 3 से 4 महीने, ठीक है। आजकल क्या हो गए 2-2 महीने में भी होने लगे हैं, ठीक है, मतलब हाइब्रिड जो हमारे आ गए हैं। तो ये बता रहे कि ये दीर्घकालीन होते। अब देखिए जैसे ये चीज़ें खरीफ की फसल तो बता ही दिए हैं, कोई ज़्यादा नहीं जानना है। अब समझिएगा, अच्छा ड्यूटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है कि ड्यूटी क्या होती है। देखिए ड्यूटी मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमने पानी है, पानी अगर हम मान लीजिए कि कोई नदी से पानी ले रहे हैं या नहर से पानी ले रहे हैं या फिर हम किसी ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं, ठीक है, जो पानी आ रहा है वो कितने एरिया को सिंचित कर रहा है, कितने एरिया को सिंचित कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं ड्यूटी। क्या बोलते हैं, ड्यूटी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी आपने क्या किया फैला दिया, अब कितने एरिया में वो पानी फैला, दैट इज ड्यूटी। अगर हमने क्या किया, नहर से कोई पानी लिया और नहर के पानी को हमने क्या किया, कितने एरिया तक हमने पहुंचा दिया, उसी को बोलते हैं ड्यूटी। डेल्टा क्या होता है, समझेगा, डेल्टा मतलब कितने डेप्थ तक वो पानी गया, उसी को बोलते हैं डेल्टा। समझ आ गया। ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी मतलब कितने एरिया तक सींचा और डेल्टा मतलब कितने डेप्थ तक किया, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दीजिए कि ये हमारी क्या है, नहर है, नहर से हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ से फील्ड तक लाएं, तो समझ में आ गया ये चीज़ें। अच्छा ये ड्यूटी किस पर डिपेंड करेगी, जैसे ड्यूटी हमारी डिपेंड करेगी, अगर मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप ये भी बोल सकते हैं सर वाटर क्या होगा वेपराइज हो जाएगा तो वो कम एरिया खो पाएगा। सीपेज मान लीजिए कहीं क्या हो जाए सीपेज होता रहे तो ज़्यादा एरिया को सिंचित नहीं कर पाएगा, तो ये इनके प्रभावित करने वाले कारक हो गए, बस इतना लिख देंगे, मोर देन इनफ। हाँ ड्यूटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप बता सकते हैं। और नहरी सिंचाई विभिन्न बिंदुओं पे ड्यूटी में परिवर्तन, तो आप बोल सकते हैं कि
खेत को पानी देने के लिए वितरण नहर के बैंक से निकास क्षेत्र से मोगा कहते हैं बनाया जाता है। मोगे से पानी निकलकर पुल में बहता हुआ खेत क्यारियों में पहुंच जाता है और शाखा नहरों तक नहीं लिया जाता। ठीक है, बस इतना आप लिख देंगे, मोर देन। अब आता है जैसे एग्जाम में, जैसे कि अभी बात कर रहे थे डेल्टा की। ठीक है, डेल्टा था बेस पीरियड में क्या डिफरेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी डेल्टा तथा आधार काल में संबंध बताइए, या फिर डेल्टा का आधार काल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछेगा ही पूछेगा, मैं भी कह रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछने की 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, फार्मूला क्या होता है, ये पूछ सकता है। या ये पूछ लेगा दोनों में रिलेशन बताइए, बेस पीरियड बताइए, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी। देखिए बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है कि बीज बोने के प्रथम सिंचाई से लेकर, हमने बीज बोया उसमें प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई, ठीक है, मतलब फसल काटने से कि पहले, ठीक है, उस सिंचाई को हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। ऐसे लिखा है, बीज बोने के प्रथम सिंचाई तब फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई। जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारा फसल होने वाला है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो एक सिंचाई हम कर देते हैं, उसके बाद हम फसल को काटते हैं। तो जब हमने प्रथम सिंचाई किया, मतलब जब हमारा फसल कुछ बड़ा थोड़ा थोड़ा हो गया, 5 सेंट से 10 सेंटीमीटर कुछ बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो हमने क्या किया, पानी दिया। तो वो प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई को हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। इसे बी से रिप्रेजेंट कर। डेल्टा, मैं भी जस्ट बात किया था कि ड्यूटी क्या होता है, कितने एरिया सींचता है, और डेल्टा कितने डेप्थ तक, यही बात है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हमने क्या ड्यूटी किससे रिप्रेजेंट करा, तो डी से। अब देखिएगा ड्यूटी डेल्टा आधार पीरियड में संबंध, तो डी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी, बी बेस पीरियड, और डेल्टा को हमने क्या दिखाया इससे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, डी हेक्टेयर है और डी मीटर तक पानी हमें पहुंचाना है। आयतन क्या होता है कि एरिया, ठीक है, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई करें या डेप्थ का। तो हमारा एरिया डी कितने एरिया तक किया है और कितने डेप्थ तक, डेल्टा तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम पानी का आयतन निकालें, ये तो हेक्टेयर में आ गया, अगर हमें घन मीटर में निकालना होगा तो हमें एक चीज याद करना है, 1 हेक्टेयर में 10 घाते 4 घन मीटर होता है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के घाते 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो d इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि इसको हम एक दिन में निकालें, मतलब पानी फसल के पूरे बेस पीरियड पर निकालना है, तो हम ये देखते हैं कि 24, मतलब एक दिन में 24 घंटे, उस 24 घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट 60 सेकेंड होते हैं। बी हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा, बेस पीरियड। ठीक है, मतलब अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो वहाँ पर 24 घंटे होते हैं, फिर क्या होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और बी हो गया। अब दोनों को इक्वल कर दें, तो जो हमारा आया था पानी का आयतन और जो बेस पीरियड, उसमें देखिएगा डेल्टा इंटू 10⁴ 1 इंटू 24 60 इंटू 60 बी। अब हमें निकालना क्या, डेल्टा निकालना है। ये सारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी, जब इसको सॉल्व आप करेंगे आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, 8.64 बी अपान डी, ये मीटर में। अगर यही चीज़ सेंटीमीटर में करेगा तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 864 बी अपान डी। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रास कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। बस आप सुनते जाइएगा, आपको याद हो जाए। ग्रास कमांड एरिया मतलब से अगर हम कोई तालाब हमने बनाया या फिर कोई नहर हमने बनाया, तो उस नहर के पानी को हम क्या करेंगे, किसी एरिया को सींचेंगे, मतलब कितने एरिया को हम लेकर पूरे एरिया को मानकर सींच रहे हैं। मगर उस एरिया में कुछ ऐसा भी एरिया होगा जो क्या होगा, हमसे मान लीजिए कि हम किसी एरिया को सींच रहे हैं और वहाँ पर कोई गांव आ गया, या वहाँ पर कोई पेड़ पौधा आ गया, ठीक है, या वहाँ कोई नहर आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। जबकि हम डिजाइन करते समय क्या किए, उस पूरे एरिया को इंक्लूड कर लिए थे। जब इंक्लूड करेंगे तो उसे बोलते हैं ग्रास कमांड एरिया बोलते हैं। और कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है कि जो हमने डिडक्शन कर दिया, किसका डिडक्शन कर दिया, कि अगर हमारा कोई गांव आ गया, या फिर हमारा कोई वहाँ पर नदी आ गई, या फिर कोई तालाब आ गया, ठीक है, तो उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कल्चरेबल और अनकल्चरेबल। कुछ ऐसे होंगे जहाँ सिंचाई करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ सिंचाई हम नहीं करेंगे। तो ये डायग्राम, जैसे तालाब हो गया, शाखा नहर हो गया, तो मान लीजिए हमने पानी भेजा, तो हो सकता है यहाँ पर सिंचाई हो रही है जबकि यहाँ खाली है।
और अगर कल्चरेबल करेंगे तो कल्चरेबल में क्या करेंगे, जो GCCA है मतलब जो हमारा क्रॉस कमांड एरिया है उसमें जिसमें सिंचाई नहीं करेंगे उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, CCA, मतलब क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र क्षेत्र। अब देखिए ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक, ड्यूटी मतलब कि हम ये देखेंगे ड्यूटी, जैसे वहाँ पर ड्यूटी और डेल्टा था, ड्यूटी मतलब कितने एरिया सींच रहा है, तो वहाँ पर देखेगा अगर फसल की किस्म पर भी निर्भर कर, जैसे फसल किस्म मतलब हम किस टाइप का फसल लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भिन्न भिन्न फसलों के लिए अलग अलग हमारी ड्यूटी होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं गेहूं की तो गेहूं की ड्यूटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि धान की कम होती है, क्योंकि धान में अगर पानी छोड़ेंगे तो दूर तक नहीं जाएगी, जबकि गेहूं में ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। उसके बाद मिट्टी के प्रकार, जैसे मिट्टी भी किस तरह की है, जैसे अगर मान लीजिए मिट्टी हमारी क्ले है तो उसकी ड्यूटी बढ़ जाएगी, अगर हमारी सैंड है या हैवी सॉइल हो तो उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया तक नहीं पहुँच पाएगा। वर्षा, अगर मान लीजिए कि वर्षा लगातार हो रहा है तो भी हमारा क्या होगा कि काफ़ी एरिया तक पानी पहुंच जाए, वर्षा हो गया, नमी हमारी हो गई भूमि पर, अब अगर उस पर पानी छोड़ेंगे तो ज़्यादा एरिया तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद मौसम, मौसम क्या होता है, अगर लगातार मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारी ड्यूटी होगी वो कम हो जाएगी, अगर मौसम नॉर्मल है तो हमारी बढ़ जाएगी। इतना इसमें आपको। अब देखिए ड्यूटी को सुधारने के लिए उपाय, ड्यूटी को सुधारने के लिए क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे अगर ड्यूटी को सुधारना चाह रहे हैं तो अगर हम नहर बना रहे हैं, प्रयास ये करेंगे पक्की नहर बनाएं, लाइन कैनाल बनाएं, और साथ साथ क्या करें कि मोगा, अभी बताएंगे मोगा क्या, हम आउटलेट मतलब जहाँ तक आप खेतों तक जो पानी आता है उसे बोलते हैं मोगा, जहाँ तक संभव हो सिंचाई क्षेत्र के पास होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जैसे कि हमारा मोगा जो है बहुत दूर हो, दूर आएगा तो लीकेज होगा, एवोपरेशन होगा, जिससे हमारी कम होगी। उसके बाद गुल की लंबाई, गुल मतलब नाली, नाली बनाते उसकी लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें घुमाव या मोड़दार नहीं होना चाहिए। रतेली क्षेत्रों में नहर तक खाले नहीं होने चाहिए, पुलों को टूटने से बचाना चाहिए, मतलब अगर नालियाँ टूटी रहे तो उसको बचाना चाहिए, अगर नाली टूट गई तो ज़्यादा एरिया तक पानी नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। काक चीज़ और देख ले, फसलों को पानी देने का ढंग ऐसा होना चाहिए वाष्पीकरण और कम से कम हो, ठीक है। ये अब देखिएगा नगदी फसलें क्या होते हैं, अभी जैसे बताएं नगदी फसल वो फसल होती है जिससे हमें क्या हो जाए कि पैसा मिल जाए। ओवरलैपिंग बात हो गया तक, अब देखिएगा क्रॉप रेशियो, क्रॉप रेशियो क्या होता है, सिंपल समझिएगा कि रबी की फसल मतलब मान लीजिए हमारे पास पानी है, उस पानी में रबी में कितना लगा और खरीफ में कितना, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो फसल अनुपात हो जाएगा, तो रबी की फसल बटे खरीफ की फसल, ठीक है। क्यूमिक डे, क्यूमिक डे मतलब क्या होता है कि नहर के निसरण अथवा नहर से निकलने वाले पानी को क्यूमिक अथवा घन मीटर में मापते हैं। देखा था कि हमारा कुछ हेक्टेयर में था, अगर घन मीटर में कन्वर्ट किए थे 10⁴ से मल्टीप्लाई किए थे, तो एक क्यूमिक, देखिए होता क्या है कि नहर है, नहर से वहाँ पर 1 लीटर या 10 लीटर 50 लीटर नहीं निकलता, वहाँ पानी ज़्यादा अमाउंट में निकलता, तो उसे हम क्यूमिक में दिखाते हैं, ठीक है। क्यूमिक एक दिन में 24 घंटे में कितना पानी देगा, तो हमने एक लिखा, फिर हमने लिखा कि 1 घंटा मतलब पूरे दिन में, मतलब 1 घंटे की बात करते हैं तो 60 मिनट 60 मिनट होता है, और उस मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने मतलब पिछले भी पॉइंट में बताया था कि 24 गुड़े मतलब 1 गुड़े 24 गुड़े 60 गुड़े 60, ये आया था 8.64, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, जैसे एक फसल की आधार काल 60 दिन है, तक खेतों पर पानी के लिए कुल गहराई 40 सेंटीमीटर है, तो ड्यूटी ज्ञात की, तब जस्ट बताए थे कि जो बी बराबर होता है वो क्या होता है 8.6 B/D करके होता है, ये फार्मूला बताए थे 8.64 B/D डेल्टा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पर हमारा पूछा है ड्यूटी का मान, ड्यूटी का मान पूछा है, तो ड्यूटी का मान हमें ये पूछा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर डी हो जाएगा इधर और ये इधर चला आएगा 8.64 अपान, बस यही किए हैं, सारे मान को रख दिए, क्या है बस इतना आपको याद करना है, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, बस एक सवाल को बता। तो यहाँ पर एक खेत का खरीफ का फसल 56 हेक्टेयर है, रबी का 96 है, तो फसल अनुपात क्या करेंगे, रबी का बटे खरीफ का। चलिए एक सवाल लंबा देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक गुल का नहर किस क्षेत्रफल 1600 हेक्टेयर है,
फसल ए की सिंचाई तीव्रता 40 कोर पीरियड है, 20 दिन का कोर गहराई 10 सेंटीमीटर है और फसल तीव्रता 30% है, कोर काल 15 दिन और कोर गहराई 12 सेंटीमीटर। तो कह क्या रहा है, फसलों के लिए गुल में पानी की आवश्यकता मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों फसल रबी की हैं, ठीक है, फसल रबी तक खरीफ हो सकती है, कुछ नहीं करना है, वही है। क्षेत्रफल निकालना तो 1600 है और तीव्रता इंटेंसिटी कितनी है 40। तो और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, निकाल किससे रहे हैं 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना, एरिया निकालना, ठीक है। तो ये हमारा अगर डिवाइड करेंगे 640, अब आप पढ़े हैं डेल्टा बराबर 8.6 बी अपान डी, डी इधर आ गया, डेल्टा इधर आ गया। 8.6 बी की वैल्यू देखिए दिया है, बी की वैल्यू 20 दिन दी, डेल्टा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर दिया भी है, कितना दिया है, कोर डेप्थ 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर तो 0.10, क्या आ गया डी की वैल्यू। अब देखिए फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, तो हमने देखे सिंचित क्षेत्रफल 640 और ड्यूटी 1728, तो 0.37 आ गया। अब देखिए ये तो एक सवाल हो गया, अब दूसरा सवाल अलग है, तब ये तो रबी की फसल की हो गई। अब देखिए ये सारे सिस्टम एक के लिए, अब दूसरे के लिए देखिए, दूसरे में 30% दिया है, 30% जो कि वहाँ पर 40 दिया था तो 40 रखा, तो यहाँ पर 30 बटे 100 किए, फिर वैसे बी बटे डी करके निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे फानी का फसल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 30% और 40% हमारा कितना आ रहा है, ठीक, इतना चीज़ ध्यान। अब देखिए यहाँ पर जैसे पलेवा, पलेवा का होता है कि जैसे कि अगर हम किसी फसल को बोना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेत में सिंचाई करते हैं, और खेत की सिंचाई करने के बाद क्या करते हैं, फिर ट्रैक्टर द्वारा क्या करते हैं, सिंचाई मतलब ट्रैक्टर द्वारा क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, चलाते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी नरम हो जाए। पलेवा उसे बोलते हैं अगर मिट्टी हमारी हार्ड है, और उस हार्ड मिट्टी को नरम करने के लिए हम सिंचाई करते हैं, उसे पलेवा बोलते हैं। कोर डेप्थ, कितने डेप्थ तक हमारी पानी गई है उसे बोलते हैं कोर डेप्थ। कोर कोर पीरियड मतलब फसल फसल के बोने से लेकर फसल तक काटने तक का जो समय होता है उसे कोर पीरियड। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब कितना हमारा पानी देने की इंटेंसिटी है, मतलब कितना हम तेजी से पानी दे रहे हैं, बस एक छोटे छोटे पॉइंट देखने। इस तरह से हमारा दूसरा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या देखिएगा, तीसरे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि जली चक्र से आप क्या समझते हैं, जली चक्र के बारे में बताइए, ये इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जैसे जली चक्र क्या होता है, आज के समय इस डायग्राम को समझते कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी समुद्र से क्या होगा, वाटर वेपराइज होगा, वाटर वेपराइज होगा तो वो क्लाउड बनेगा, जब क्लाउड बनेगा तो आगे बढ़ेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम वहीं पे क्या करा देगा, बारिश करा, जब बारिश करा देगा पानी बूंद कर आएगी ज़मीन पे आएगी, ठीक है, कुछ पानी क्या हो जाएगी अंदर रिसेगी, और कुछ पानी क्या होगा पौधा कुछ लेगा, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद वही पानी क्या होता है ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो पौधा लेगा, और फिर वही पानी क्या होगा एवपराइज हो जाए, और कुछ पानी क्या होगी उसकी जो ज़मीन के अंदर चली जाएगी, और कुछ पानी क्या होगी, कुछ पानी रनाप के रूप में आगे बढ़ते चली जाएगी जो लास्ट में समुद्र में फिर चली जाएगी। वही दिया है, यहाँ सन है, क्लाउड बना है, प्रिसिपिटेशन हुआ मतलब बारिश हुई, रनाप मतलब जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल कहाँ गया, समुद्र में, जो हमारा पेड़ पौधे जो पानी निकला उसे ट्रांसपरेशन कहते हैं, एवोपरेशन, समुद्र से पानी हमारा क्या हो गया वेपराइज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो बोल सकते हैं सूर्य की किरणों में सागरों झीलों जल कुंडों नदियों के पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है जो अधिक ऊंचाई पर जाकर बादलों को रूप ले लेते हैं, जैसे से बताएं हैं बस उसी चीज को आपको फॉलो करके लिखना। अब देखिए सिंचाई इंजीनियरिंग में जल विज्ञान का महत्व, जैसे इसका क्या महत्व हो, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जलाशय की धारिता मतलब हम ये चेक कर लेंगे कि कैपेसिटी कितनी है, जो हमारी पॉन्ड है उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बाढ़ की जानकारी ले सकते हैं कि अगर हमें पता होगा तब, ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कि अगर हम ड्यूटी डेल्टा के बाद अगर बोलें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये जो हमारा पूछेगा वर्षा का मापन कैसे मापते हैं, ठीक है, और वर्षा मापी के बारे में जिक्र करिए और रेन गेज के बारे में बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि आप चाहे रट लीजिए चाहे किसी भी ढंग से करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। वर्षा का मापन क्या होता है कि हमारा कितना बारिश हुई है,
मतलब 8 बजे दिन से लेकर अगले 8 दिन, मतलब 8 बजे 24 घंटे में कितना बारिश हुई है, उसी को हम बोलते हैं वर्षा। ठीक, वर्षा का मापन। अब वर्षा का मापन के लिए हम क्या करेंगे, दो हमारे मेथड है, एक हमारा ऑर्डिनरी मेथड है, एक हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर किसी एक के बारे में जिक्र करेगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, सेल्फ रिकॉर्डिंग में साइमन आ गया, ठीक है, सॉरी, ऑर्डिनरी हमारा क्या हो गया, साइमन। तो पूछ लेगा कि वर्षा मापी क्या होता है, वर्षा मापी किसी का जिक्र करिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइमन हो गया है। साइमन देख लीजिए, साइमन या स्टैंडर्ड रेन गेज, इसका क्या होता है, इसको जमीन के अंदर डाला गया है, मतलब इसको, और ये जो हमारा है कीप है वो ऊपर है, ठीक, कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। और जब ये नीचे कितना है, मतलब ये निकाला गया 2 4 10, मतलब जो इसकी कैपेसिटी होगी जो बॉटल की, 2 लीटर को हो सकती है, 4 लीटर को हो सकती है, 10 लीटर को हो सकती है। और ये इसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर रखा गया। और ऊपर का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब जितना बारिश होगा उस कीप के अंदर जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा कि हम वर्षा मापन क्यों करते हैं, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी होता है और सेल्फ होता है। और इसमें क्या करते हैं आप बता दीजिएगा, ये हमारे यंत्र होते हैं, इससे क्या होता है कि वर्षा जब बूंद बूंद को जाती है, ठीक है, ये 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर को हो सकता है। और 8 दिन, मतलब सुबह 8 बजे और अगले 8 बजे, मतलब 24 घंटे में कितना बारिश हुआ, इससे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना रहे। अब आता है अगला, जैसे स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी क्या होता है, स्वतः अभिलेखी जिसे बोलते हैं टिपिंग। टिपिंग में कुछ नहीं होते, यहाँ पर बस बाल्टियाँ लगी होती हैं, मतलब जैसे बाल्टियाँ कई होती हैं, छोटी छोटी बाल्टियाँ लगी होती हैं। जैसे जैसे बारिश होता है वैसे बाल्टियाँ क्या होगी, मतलब क्या होगी, रोटेट करती जाएगी, रोटेट करती चली जाएगी। और यहाँ पर एक चार्ट पेपर लगा देते हैं, तो वो बता देता है कि हाँ कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि हमारा एक दिन में कितना बारिश हुआ, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसी से हम काउंट कर लेते हैं, तो बोलते हैं टिपिंग। तुला क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या होता है तुला, यहीं यहीं पे इसका ग्राफ बना, जबकि इसमें क्या होता है, ये होता है रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। मतलब यहाँ पे गिरेगा बाल्टी और ये रिकॉर्डिंग डिवाइस कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, पेपर होगा, उस पेपर पे ये क्या करेगा, रीड करेगा, कुछ नहीं करना, केवल डायग्राम बनाना, यही पॉइंट को लिखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर छोटी टंकी होती है, इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होती है और टंकी का संबंध वेइंग मशीन से होता है। बस इतने पॉइंट को आपको लिखना है। प्लव प्रकार कुछ नहीं, ये रोटेट करता है, जैसे कि यहाँ पानी आया कीप में, कीप पे आने के बाद ये रोटेट करेगा, इतना रोटेट करेगा, यहाँ पर रीडिंग बता देगा कि हाँ इतना बारिश हुई, बस। अपवाह क्या होता, कुछ नहीं होता, सिंपल, इसे बोलते हैं रन ऑफ। बारिश हुआ जमीन पर और पानी क्या हुआ, क्या करने लगा, बहने लगा, उसी को बोलते हैं अपवाह, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, अपवाह में बारिश होगा, ठीक है, पानी बहने लगा। अगर हमें कुल वर्षा निकालना होगा, तो कुल वर्षा क्या होगा, जब पानी बहेगा तो कुछ न कुछ क्या होगा, रिसन होगी। तो अब क्या करेंगे, उस पानी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पानी की हान कुल वर्षा, अगर अपवाह निकालना होगा कितना हमारे पानी अपवाह हुआ है, तो कुल वर्षा में पानी की हान घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अपवाह को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे क्षेत्र का आकार, अगर क्षेत्र का आकार छोटा है तो अपवाह तेजी से होगा, अगर आकार बड़ा है तो कम होगा, ठीक। स्थलाकृतिक, जैसे ऊबड़ खाबड़ होगा, पानी को उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, प्लेन है तो ज़्यादा हो पाएगा, बस यही सारी चीज़ें लिखने हैं इसमें। ये डायग्राम बना दीजिएगा, पंखा नुमा और पत्ती नुमा, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ये एरिया क्या होता है, इस पर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी विभाजन कम कर सकते हैं। जैसे हवाओं की दशा, अगर हवा कभी आप देखते होंगे जब बाइक चलाते होंगे, हवा या साइकिल चलाते होंगे, आप एज्यूम किए, हवा जिस तरह से होती थी उसी तरह से आप ज़्यादा फ्लो करते थे, अगर हवा ज़्यादा नहीं होती थी आप फ्लो नहीं कर पाते थे, मतलब कम करते। जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब ये एरिया क्या होता है, कितने एरिया से पानी आ रहा है डैम में, उसी को बोलते जल ग्रहण क्षेत्र। जैसे आपके घर में पानी आप देखते होंगे, घर का, मोहल्ला का या पूरे एरिया का पानी कहीं न कहीं नदी में या फिर कहीं तालाब में जाता होगा, तो कितने एरिया का पानी कितनी जगह गया है, उसी को हम बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। ना करना, ठीक है। अपवाह के लिए फार्मूला आपको नहीं देखना है। जलालेख क्या होता है इसके बारे में देख लिया। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। इसमें करते क्या है, टाइम वर्ड से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज को नापते हैं। इससे हम ये पता करते हैं कि कितने टाइम में कितना हमारे पानी का फ्लो हुआ, कितना पानी हमारा निकला, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। तो एक्स एक्सिस पर आप बोल सकते हैं टाइम दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर क्या दिखाते हैं, हम डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इकाई हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एक यूनिट एरिया में कितना बारिश हुआ, बस।
उसके बाद निस्सरण की विधियां, जैसे हमारा एरिया देखिए तेज इसलिए चल रहा है जिससे आपको रिवीजन करते समय आसानी हो, ऐसा ना हो कि आपको बहुत टाइम लग जाए इसी में करने में। ठीक है, मैं यही मान चल रहा हूँ कि आप एक बार पढ़े हुए हैं, बस आपको केवल मेन मेन चीज़ें याद करा रहे हैं। तो वेंचुरी बाई वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज द्वारा, बस इनको बारे में बहुत आपको डिटेल नहीं चलना है। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर। चौथा हमारा जो टॉपिक है सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की विधियाँ में हम सबसे पहले देखेंगे, सिंचाई विधियाँ में बात करते हैं फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन क्या होता है कि जो हमारे पानी गुलो से होके हुए, गुले मतलब कि नहर से होते हुए गुलो तक होते हुए खेते तक पहुंचता है, उसे बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है यहाँ पर, ये है सिंचाई कितने प्रकार की होती हैं और वर्णन कीजिए। जैसे एक प्राकृतिक सिंचाई होती है, प्राकृतिक सिंचाई कैसे होती है, वर्षा सिंचाई, जो वर्षा के द्वारा सिंचाई होती है। बाढ़, जैसे कि यही बारिश लगातार होती रहे तो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ से सिंचाई होती है। कृत्रिम में जैसे हमारी अगर बात करते हैं प्रवाह सिंचाई, प्रवाह सिंचाई क्या होती है कि जो हम नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं उसे बोलते हैं प्रवाह सिंचाई। अब इस प्रवाह सिंचाई में 12 मासी सिंचाई, कुछ ऐसे नहरें बनाएंगी कि जो हमारा 12 महीने तक पानी उसमें रहेगा। कुछ क्या होगी मौसमी, मतलब जैसे हमारा फसल का टाइम आएगा उसे मौसमी, उसे सीजनल कैनाल। जलाशय क्या होता है, पानी का जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, तो पानी को क्या करना है, कृत्रिम प्रोसेस से रोकना, दैट इज जलाशय सिंचाई। ठीक है, अब आता है लिफ्ट इरिगेशन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे लिफ्ट इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये खासकर पढ़े रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले ही टॉपिक का है बट कि यहाँ पर नहीं दिया है, मगर आप याद रखे रहिएगा कि सिंचाई सिंचाई कितनी विधियाँ होती हैं, तो वहाँ पर आप याद रखे रहिएगा लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जैसे फुहारा देखे होंगे, फुहारा की तरह होता है लिफ्ट। तो ये सॉरी, लिफ्ट इरिगेशन क्या करता है कि जल स्रोत से समान तल के नीचे स्थित होता है और पानी गुरुत्व द्वारा क्या करता है, लिफ्ट मतलब कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं ड्रिप। होता क्या है, जैसे हमारा कोई खेत है, खेत के अंदर मतलब हम 15 सेंटीमीटर एक पाइप को डाल देते हैं और जो हमारा पौधा होता है उसी से क्या होता है, रिस रिस के पानी हमारा क्या होता है, उस पौधे को मिलता रहता है, उसे बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। स्प्रिंकल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फुहारा देखें हैं, फुहारा फुहारा की तरह होता है, ये खेत में हम क्या करते हैं लगा देते हैं 10-10 मीटर के अंतराल पर, और उस फुहारों को क्या करते हैं चालू करते हैं, वो पूरे पौधे को पानी हमारा देता रहता है, मतलब छिड़काव द्वारा। तो ये कई बार एग्जाम में दिया है। सिंचाई के क्या लाभ या हानि है, सिंचाई का मतलब अगर सिंचाई अच्छे से कर रहे हैं पैदावार बढ़ेगा। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सिंचाई के लाभ, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, मूल्यांकन, फसलों की उपज होगी, कृषकों की आर्थिक स्थिति बनेगी और बिजली उत्पन्न हो सकती है। नौ संचालन मतलब नौकाओं द्वारा क्या हो सकता है, संचयन हो सकता है। हानियाँ क्या है, अगर लगातार बारिश हो रही है तो जल ग्रहण होगा, जल ग्रहण से मतलब वाटर लॉगिंग होगा, फसल खराब होगी। ठीक है, प्रणाली हो जाएगी, मच्छर उत्पन्न होंगे, बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़। उसके बाद जल सिंचाई के स्रोत कौन कौन है, जल सिंचाई में जैसे वर्षा जो सीधी खेतों पर पड़ती है, प्राकृतिक से तालाब पोखर, इनके बारे में, नदी नालों के द्वारा में, बस इनके बारे में एक एक पॉइंट लिख लीजिए। सतही सिंचाई, देखिए अब ये चीज़ें देना चाहे तो इसका फर्स्ट टॉपिक में, मगर इसने दिया है फोर्थ टॉपिक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सतही सिंचाई क्या होता है, सतही सिंचाई में जो हम क्या कहते हैं सतह पर, सतह मतलब जमीन पर जो पानी छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं सतही सिंचाई। इसमें आता है हमारा मुक्त या उत्प्लावन। इसमें क्या करते हैं कि ये हमारा वाटर कोर्स होता है, यहाँ पर ये हमारी खेत है, खेत पर हम यहाँ पर क्या किए, स्ट्रिप बना दिए। ठीक है, पट्टियां बना दिए, इस पट्टियों हम क्या किए, पानी को भेज रहे हैं, इसे बोलते हैं मुक्त या उत्प्लावन विधि। तो मुक्त विधि में मेड़ों बनाकर खेत को बड़ी बड़ी चौरस पट्टियों में 10 से 20 मीटर चौड़ाई पर या 100 से 200 मीटर लंबाई में ढाल दी जाती है, मतलब 100:1 का स्लोप देता है, जिससे पानी रिसता हुआ चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इतना पॉइंट लिखेंगे मोर देन इनफ है। उसके बाद क्यारी, क्यारी द्वारी क्या करते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पर हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने पट्टी बनाया था, पट्टी बना दिया, जैसे हमारे कई खेत हैं, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी से बनाकर, और जो हमारी नहर या जो हमारी क्या आ रही है, नाली आ रही है, उसको हम हर पट्टी में छोड़ दिए, पानी बह रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हमारा मेन डिचेज हो गया, जिसे बोलते हैं क्यारी। मेन डिच बनाएंगे, यहाँ पर फील्ड डिच होगा, इसी से हम पानी यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं इस विधि में खेत की छोटी छोटी क्यारियों में बांट जाता है, क्यारी बांटते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिचेज हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यारियाँ हैं। ठीक है, तो क्यारियाँ, क्यारी बना देते हैं, उस क्यारी से पानी होता है। अब आता है बेसिन विधि। बेसिन विधि क्या होता है, जैसे अगर आप कोई आम का पेड़ देखते हैं, आम का बगीचा देखते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुंड बना देते हैं, कुंड में क्या करते हैं, उस पानी को भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं बेसिन।
ठीक है, इसी में है कुंड मतलब विधि बेसिक की। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इसमें आ गया है इस विधि में छोटे छोटे मेड़ बनाकर फोरों के अनुसार, वही चीजें हैं बगीचे के रूप में, इतना कर ले जाएंगे, मोर देन इनफ है। अब देखिए कंटूर विधि, कंटूर विधि क्या होता है, मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, कंटूर बना देते हैं। कंटूर उससे क्या होता है कि पौधे तक पानी आराम से पहुंच जाता है, तो उसे कंटूर विधि। अब देखिए अधस्थल क्या होता है, अधस्थल जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंकल के रूप में, सॉरी सिंचाई, सतही सिंचाई विधि में खेत को ऊपरी सतह पर पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, अधस्थल सिंचाई में पानी को सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचा, जैसे जो बोल रहे थे ड्रिप इरिगेशन, तो कुछ नहीं कहते, तो ये हमारा पौधा उसके देख ले रहे इतना अंदर ले जाता है, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर लाते हैं और इसी से पानी यहाँ पर रिश्ता हुआ चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है 45-60 सेंटीमीटर गहराई पे जाते हैं और जो पाइप होता है वो छिद्रित कर देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, सिंचाई अच्छे से हो जाए। छिड़काव द्वारा बता ही दिए स्प्रिंकल इरिगेशन, ये डायग्राम बना दीजिएगा। स्प्रिंकल इरिगेशन का फायदा यही होता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो पानी आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, और हानि क्या होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, बस ये लिखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्प्रिंकल इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन में क्या डिफरेंट है। जैसे कि इसमें बोल सकते हैं कि सिंचाई में पानी की खपत नियंत्रण कठिन होता, आवश्यकता से अधिक पानी की पहुंच पहुंच जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि छिड़काव द्वारा पहुंचता है, इस महंगी प्रणाली है या सस्ती प्रणाली है, ये सीधा और सरल, जबकि इसको बनाना थोड़ा सा टफ है, बस इतना लिख देंगे मोर। अब आते हैं पांचवा, जो नहर, नहर के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रकार के आधार पर एक होता है हमारा सिंचाई नहर। सिंचाई नहर क्या होते हैं, वे नहरें जो केवल सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं, उसे सिंचाई नहर कहते हैं। जैसे हमारा भाखड़ा नहर, यमुना नहर, ये आया था। पोषक नहर या फीडर नहर, फीडर का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई नहर है उसको अलग से लाकर एक नहर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फीडर नहर। पन बिजली मतलब जिससे हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करें, उसे पन बिजली कहते हैं। नौ संचालन, जिसमें हम नौकायान मतलब क्या करें, नौकायान के लिए यूज करें, उसे अतिवाही नहर। अतिवाही नहर क्या होता है, आपात स्थिति में नहर के टूट जाने पर इसको अलग से बना। ठीक है, बस इतना लिख। संरेखण क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर चौथे पांचवें पर रखिए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संरेखण के आधार पर जल विभाजक रेखी या रिज क्या होता है। रिज का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर हमारा कोई जमीन है या लैंड है, उस पर जो जो हमारा टॉप का पॉइंट हो उसको मिलाते हुए एक लाइन को ड्रा कर देते हैं, उसे बोलते हैं जल विभाजक रेखा। इस प्रकार की नहर की अधिकांश लंबाई जल विभाजक रेखा अथवा रिज पर रखी जाती है। रिज नहर की विशेषता यह होती है कि दोनों तरफ इस पर सिंचाई हो जाती है। पार्श्व ढाल क्या होता है, पार्श्व ढाल क्या होता है, उससे कंटूर बनाते हैं। देख रहे हैं कंटूर, सबसे कंटूरिंग अभी आप चल के पढ़ेंगे फिफ्थ सेम में, तो क्या करेंगे, पूरे एरिया कंटूर को डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और उस पर क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, रिवर मतलब रिवर के सापेक्ष ले जाएंगे और वहीं से हम क्या करेंगे, एक कैनाल को निकालेंगे, जिसे बोलते हैं साइड स्लोप कैनाल। इससे क्या होगा, एक तरफ सिंचाई हम आसानी से कर सकते हो। तो यही लिखा है कि यह नहर किसी एक कंटूर को साध कर नहीं चलती, बल्कि क्षेत्र के अनुर कंटूरों को 90 अंश पर काटते हुए निकलती है, क्योंकि यह नहर प्राकृतिक नालों के समांतर बनाई जाती है। बस इतना लिख दिए। अब आते हैं समोच्च रेखी कंटूर। समोच्च रेखी कंटूर क्या होता है कि जब नहर कंटूर किसी जब नहर एक अ, जब नहर किसी एक कंटूर का अनुसरण करते हुए इसके समांतर बनाई जाती है, तो इसे समोच्च रेखी कंटूर कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे एक डायग्राम, तो वहां पर आप क्या देख रहे थे, देखिएगा दोनों में अंतर। यहाँ पे देखिए इस नहर के क्या चल रहा है, ये समांतर चल रहा है, इस नहर के समांतर। देखिएगा, सॉरी, जो रिवर है उस रिवर के क्या चल रही है, समांतर चल रही है, मतलब ये हमारी रिवर हो गई, इसके समांतर हमारी कैनाल चल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यहाँ पे देखिए समांतर नहीं चल रही है, रिवर के समांतर है, जबकि इसको काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको इसको हम बोलते हैं कंटूर कैनाल। और साइड स्लोप क्या होता है कि जो नहर है वो नदी के क्या चल रहा, समांतर चल रहा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट। अब देखिएगा नहर प्रणाली के लेआउट बनाए। जैसे सबसे पहले देखिए लेआउट का मतलब हम क्या करेंगे, पानी को रोकेंगे बियर बैराज से, फिर वहां पर हम क्या बनाएंगे, हेडवर्क बनाएंगे, हेडवर्क के बाद मेन कैनाल बनाएंगे, मेन कैनाल से हम कई कैनाल को कनेक्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और फिर डिस्ट्रीब्यूटरी से हमारी ब्रांच रहेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी से हमारी क्या रहेगी, ब्रांच। ब्रांच से क्या होते हैं हमारे माइनर, और माइनर से हम क्या करेंगे, हम कहाँ भेजेंगे,
अपने गुलों तक, ठीक है, नीचों तक, जैसे खेतों तक पानी पहुंच जाए। ये डायग्राम बना लीजिए। और तेज चल रहे हैं तो बोल सकते हैं हेडवर्क, मतलब कि नदी के पानी को मोड़ने के लिए, मतलब अगर नदी हमारी ऐसी है तो पानी रोकने के लिए क्या बना हेडवर्क बनाते हैं। और उस हेडवर्क के बाद हम मेन कैनाल बनाते हैं। तो ये हमारा मेन कैनाल हो गया। ब्रांच इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हेडवर्क बनाएंगे, फिर मेन कैनाल बनाएंगे, फिर ब्रांच बनाएंगे, फिर बोल सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएंगे, फिर माइनर बनाएंगे। तो जब मुख्य नहर सिंचाई क्षेत्र के निकट पहुंचती है तो दाएं बाएं की आवश्यकता अनुसार शाखा नहर निकलती है, जो कमांड एरिया से सिंचाई से आगे बढ़ती है। ठीक है। रजवाहा जैसे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये क्या होता है, जो हमारा मेजर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, अभी हमने क्या किया, ये हमारी बारिश मतलब नदी थी, यहाँ हमने क्या किया, हेडवर्क बना दिया। इस हेडवर्क से क्या हुआ, पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, बगल में हमारा मेन कैनाल कुछ दूर ले गए, वहां से हमने क्या किया मेन से हमने ब्रांच निकाल दिया। अब उस ब्रांच से क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटरी निकाले, जैसे मेजर डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए क्योंकि लंबी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हर जगह मेन बनाएंगे, तो क्या करें, उससे कनेक्ट करेंगे, माइनर बनाएंगे, फिर गुलों तक हम क्या करें, खेतों तक सिंचाई करेंगे। नहर संरेखण का फायदा क्या, जैसे इसमें ज़्यादा ज़्यादा एरिया को हम कवर कर सकते हैं, लंबाई न्यूनतम रखते हैं, मतलब जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतना हमारा क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। स्थलाकृति उबड़ खाबड़ क्षेत्र नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग एरिया नहीं होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान। ये बता ही दिए हैं जल संरेखण में, जल विभाजक वाला। ठीक है। अब देखिए बाढ़ नहर के स्थल के लिए, देखिए बाढ़ नहर बनाते समय हम ये देखेंगे कि वहाँ के एरिया क्या होना चाहिए, बहुत पथरीली कंकड़ी नहीं होनी चाहिए, कॉन्वेक्स या कॉन्केव साइड का होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, आसानी से बनाए सके। और ऐसे एरिया के देखेंगे खासकर प्लेन एरिया, जिससे हमारा अच्छे से निर्माण। बाढ़ नहरों के लाभ या हानि, बाढ़ नहरों क्या होते हैं लाभ या हानि, जैसे बाढ़ नहरें क्या होती है कि ये एक तो कंडीशन है कि बाढ़ आया, पानी को हमने रोक लिया, ठीक। अगर वो चीज़ें क्या होगी, खेते में पहुंचेगी तो उससे हानियां भी होने लगेंगी। 2-3 दिन है। बंधारा सिंचाई से क्या समझते हैं, ये एक लघु सिंचाई की व्यवस्था है। छोटे छोटे बरसाती नदी नालों को पानी लेकर सिंचाई करना, मतलब छोटे छोटे से माइनर इरिगेशन है, छोटे मोटे सिंचाई करना, तो बंधारा सिंचाई से हम सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है। बंधारा सिंचाई से क्या होता है, ये नलकूप सिंचाई के भाग एक लघु, जैसे हम नलकूप सिंचाई करते हैं, नलों से सिंचाई करते हैं, उसी तरफ से हमारा बंधारा होता है। ये मतलब छोटे मोटे कर लें या पंपी सेट सिंचाई कर लें, मतलब बहुत व्यापक रूप से नहीं कर सकते। ये लिखा है कि ये नलकूप सिंचाई के बाद एक सिंचाई योजना है, स्थानीय सिंचाई के लिए अधिक फसल होता है, छोटे छोटे नदी नालों में जो पानी व्यर्थ बह जाता है उसकी सिंचाई उत्तम ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इस योजना में लंबे चौड़े निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे बनाकर बना लेते। ठीक है। टैंक सिंचाई, टैंक मतलब क्या होता है, पानी को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद खेतों तक भेजते हैं, उसे टैंक सिंचाई। ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है। देखिए डैम पत्थर, डैम डैम का मतलब क्या था, अभी आगे चल के डैम आएगा, पानी को रोकना, दैट इज ए डैम। ये इंपॉर्टेंट। लाइनिंग क्या होती है, लाइनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई कैनाल बना रहे हैं तो कैनाल में क्या होता है, अगर हमारी कच्ची कैनाल होगी, मिट्टी की बनी होगी, तो उसमें पानी का लीकेज होगा, एवपोरेशन होगा। तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस कैनाल को पक्का कर देते हैं, जिसे बोलते हैं लाइनिंग। उससे क्या होता है कि हमारी पक्का करने से होता क्या है कि जो एवपोरेशन है वो चीज़ें नहीं हो पाए। इसको कैसे बना सकते हैं आप, लाइम के बना सकते हैं, ब्रिक का डा बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब छठवां क्वेश्चन में अगर रखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स है आने का। ठीक है, मतलब जो कैनाल होगी मेन कैनाल, उसको क्या कर सकते हैं, ब्रिक से, स्टोन से, लाइम से, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट से कर देंगे। बस इतना आपको देखना। लाइन देखिए, लाइनिंग करने से फ़ायदा क्या होगा कि डिस्चार्ज जो होगा वो खेतों तक आसानी से पहुंचेगा, पानी का लॉसेस नहीं होगा, फसल अच्छी तरह से वाटर पहुंच जाएगा, लॉसेस के चांसेस कम होंगे। ये थोड़ा सा इसका वेरी। और डीमेरिट से क्या है, पैसा ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान, मरम्मत उरम्मत करते समय टाइम लगेगा। हराव में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा अगर बनाना होगा तो एक कटिंग और फिलिंग में कैनाल है, बना लीजिएगा। उसके बाद आता है नलकूप सिंचाई। नलकूप मतलब जो हम क्या कर सकते हैं, नलकूप द्वारा सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा जिससे सिंचाई करते हैं उसे नलकूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया जलधारी परतें, क्या होता है, जलधारी परतें कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे अगर हम ज़मीन के अंदर जाते हैं
तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सबसे ऊपर लेयर होता है कन्फाइन लेयर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई प्रवेश स्तर दो अप्रवेश का फंस जाए, जैसे कि हमारे कई लेयर होते हैं जमीन के अंदर, तो होता क्या है कि जो हमारा प्रवेश है कन्फाइन है, तो वो अनकन्फाइन अनकन्फाइन उसी के बीच में होता है, इसे बोलते हैं कन्फाइन लेयर। अनकन्फाइन लेयर जो टॉप हो गया नीचे बताई दिए हैं। ये हमारा अप्रवेश स्तर है, ये हमारा क्या हो गया पर्च हो गया। ठीक है, पर्च का मतलब क्या होता है, ये एक कटोरा नुमा शेप बन जाए, इसे बोलते हैं पर्च। कुआं किसे कहते हैं, सिंपल है, कुआं क्या होता है, कुआं दो तरह का होता है, एक सैलो होता है, एक डीप होता है। अगर मान लीजिए कोई कुआं ऐसा है जिसकी गहराई कम है, उसे सैलो कहते हैं, अगर गहराई ज़्यादा है तो डीप होता है, मतलब उसकी चौड़ाई की तुलना में, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर 206 मीटर दिया है, आप बोल सकते हैं। ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल कुछ नहीं है, सिस्टम है, एक पाइप द्वारा क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं जमीन के अंदर, और वहां से पानी मतलब पानी को निकाल कर खेतों तक पहुंचाया जाता है। पाताल तोड़ ये सब चीज़ें नहीं देखना। उथले कुएं में जैसे अनलाइंड वेल, मतलब कुआं होता है अनलाइन मतलब कच्चा कुआं। ठीक है, ये कच्चा कुआं होगा, पक्का कुआं जब लाइन कर देंगे। ठीक है, मोटार वेल, मोटार मतलब यहाँ पर हमने क्या बोलता था, केवटी लगाते, केवटी क्योंकि पानी क्या होगा, रिस रिस का किस में आएगा, हमारे कुएं में आता रहता है। अब आता है इल्ड फ्रॉम वेल, मतलब क्या होता है इल्डिंग ऑफ वेल, मतलब पानी की, जैसे मान लीजिए हमने किसी कुएं से जब पानी निकालते हैं, तो पानी क्या होता है धीरे धीरे कम होता है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद अगर हम बंद करते हैं, पानी पुनः फिर अपने पोजीशन पा जाता है, उसे इल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक खुले कुएं के निर्माण की विधि, इनके बारे में जैसे आप सबसे पहले देखेंगे कि हम उस साइड का चयन करेंगे, गोल चक्का बनाएंगे, फिर अंदर ड्रिल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कंक्रीटी करते चले जाएं या फिर ब्रिक मशीनरी करते चले जाएं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे हम डाल सकते हैं, तो गोल चक्का द्वारा भी मतलब उसको खुदाई कर सकते हैं, टूट प्लव द्वारा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नलकूप की लब्धि क्या होता है, वही बताया है नलकूप की लब्धि, बस केवल इसमें डिफिनेशन समझना है बस आपको चीज। कूपों का विकास, कूपों मतलब वेल का विकास, देखिए होता क्या है ना, पहले के टाइम पर जो भी सिंचाई होती थी वेल के द्वारा होती थी, बल्कि आज के टाइम क्या हो गया हमारा, कैनाल के द्वारा ट्यूबवेल के द्वारा हो रहा ना, पहले के टाइम पर होता तो इनका क्या होता था कि बैक वॉशिंग एंड ब्लॉक फ्लोइंग द्वारा बनाते थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नलकूप कितने प्रकार के, तो स्टेनर, स्टेनर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर छिद्रित, फिर नहीं छिद्रित, फिर छिद्रित, फिर नहीं छिद्रित, मतलब जो पाइप डालेंगे वो एक तरफ छिद्रित होगा, फिर एक सेक्शन कमजोर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इम्परवियस होगा, वहाँ पर हमारा कोई छिद्रित पाइप नहीं डालेंगे, जहाँ पर हमारा परवियस होगा वहाँ पर हम छिद्रित डाल देते हैं। ठीक है, जिससे पानी रिस रिस कराए और हमारा पानी चले। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेनर। उसके बाद कोटर, कोटर द्वारा जैसे कि नीचे जब पानी निकालते हैं तो यहाँ पर एक केविटी कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर हम सैंड डाल देते हैं तो पानी रिस रिस के अच्छे से ऊपर आए, जिससे हम पानी को निकाल सके, केविटी ट्यूबवेल कहते हैं। अब आता है स्लॉटेड, स्लॉटेड का मतलब अगल बगल का हम स्लॉट बना देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, स्लॉट से पानी हमारा मतलब झिर्रीदार, मतलब झिर्रीदार मतलब जो पाइप डालेंगे वो झिर्रीदार मतलब कटे कटे हल्के होंगे। नलकूप का प्रयोग, स्टेनर तो हमने बता ही दिया है, अगर देखना चाहते हो तो इसको देख ले, कुक स्टेनर इस शेप का होता है, तेज स्टेनर और एक्सपोर्ट यहाँ पर ब्राउनी द्वारा होता है। नलकूप की बेधन की क्षमता, जैसे होता ना, जैसे गांव आप कभी कभी जाइए तो करते क्या हैं, तो एक मतलब कि बड़े बड़े लोड को डालकर करते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, तो उसको मतलब जैसे ये हमारी मान लीजिए ये हमारी क्या हो रहा है, एक पाइप है, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो पाइप नीचे धंसता चला जाता है। ठीक, इससे भी हम बनाते हैं, या गड्ढा खोद। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बताया गया बेधन द्वारा। बस इतना ही इसमें चीज़ें देखना है इस चैप्टर में। चलिए, अब हमारा अगला लेक्चर आएगा, क्योंकि आधा हो चुका है और आधा और बाकी है, अगले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, बस आप 2 लेक्चर में देखेंगे आप तरीके से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।